अमेरिका में महंगाई 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। जर्मनी भी दशकों में सबसे तीखी महंगाई से जूझ रहा है। ब्रिटेन की तो पूछिए ही मत। और इधर भारत में महंगाई की आदत है। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि कीमतें बढ़ें, महंगाई आए, लेकिन एक मुल्क है जहां महंगाई का स्वागत हो रहा है। यकीन नहीं होता मगर यह सच है। इस मुल्क के मौद्रिक नियामक और उद्योग वर्षों से इस बात के इंतजार में थे कि कब महंगाई के पवित्र चरण पड़ें और डूबती उम्मीदों को सहारा मिले। यह मुल्क है जापान, जो करीब 30 साल से डिफ्लेशन में है, यानी वहां कीमतें ही नहीं बढ़ती। यहां पहली बार महंगाई के दर्शन हुए हैं। करीब 2% के आसपास चमक रही है जापान की महंगाई। महंगाई को देखकर अर्थव्यवस्था में उम्मीदों के बल्ब जल उठे हैं। उन्नीस 1980 के अंत में जापान ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद महंगाई वापस नहीं लौटी। 3 दशक तक कंपनियों के मुनाफे नहीं बढ़े। एक पूरी पीढ़ी बूढ़ी हो गई जापान में, मगर जीवन स्तर बेहतर नहीं हुआ। ऐसा क्या कर दिया था जापान ने? पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। वह 22 सितंबर 1985 का दिन था। न्यूयॉर्क का ऐतिहासिक प्लाजा होटल एक अनोखे अंतर्राष्ट्रीय समझौते की मेजबानी करने जा रहा था। ऐसा समझौता जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक ऐसी संधि होने वाली थी जिससे दुनिया की आर्थिक ताकत और कई देशों की किस्मत पलट जानी थी। इस समझौते के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद थे पश्चिम जर्मनी के वित्त मंत्री गेरहार्ड स्टॉलनबर्ग, ब्रिटेन के वित्त मंत्री निगेल लॉसन, अमेरिका के वित्त मंत्री जेम्स बेकर और फ्रांस के इकोनॉमी मंत्री पियरे बर्गोवी। 1985 में इस समझौते से पहले तक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में पर्याप्त पानी बह चुका था। पाल वोल्कर की सख्ती से अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई पर नियंत्रण कर चुका था। रोनाल्ड रेगन व्हाइट हाउस में विराज रहे थे। महंगाई का अतीत पीछे छोड़कर अमेरिकी डॉलर मजबूत हो चुका था। अमेरिकी निर्यात महंगे हो रहे थे, जबकि जापान और यूरोप से आने वाला सामान सस्ता था। इन देशों से आयात के कारण अमेरिका में भारी व्यापार घाटा था। दूसरी तरफ जापान और जर्मनी में घरेलू मांग नहीं थी। निर्यात के कारण उनके करंट अकाउंट यानी विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का हिसाब बताने वाले खाते सरप्लस में थे। विदेशी मुद्रा को वह अमेरिकी बॉन्ड में लगाते थे। अमेरिकी कंपनियां चाहती थीं कि आयात महंगे हों ताकि निर्यात बढ़ें और उनके उत्पाद दुनिया की प्रतिस्पर्धा में आगे दौड़ सकें। इसके लिए डॉलर का अवमूल्यन जरूरी था। इससे बाजार में ब्याज दरें भी कम होनी थीं, जो बोलकर के दौर में काफ़ी बढ़ गई थीं। दूसरी तरफ जापान जर्मनी चाहते थे कि उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग आए और खपत बढ़े। यह सब हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अपनी मुद्राओं का पुनर्मूल्यांकन करें या उनका अवमूल्यन करें। यही समझौता करने के लिए G5 देश यानी अमेरिका, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और जापान के वित्त मंत्री न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में जुटे और उनके बीच हुआ समझौता प्लाजा एकॉर्ड के नाम से जाना गया। इसके बाद अमेरिकी डॉलर का 50% अवमूल्यन हुआ। जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की मुद्राओं का मूल्य करीब इतना ही बढ़ गया, यानी डॉलर कमजोर हुआ और इन देशों की मुद्राओं में मजबूती आई। यह अपने तरह का पहला समझौता था जब इन देशों के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रा बाजार में सीधा दखल दिया था। इसके बाद विश्व व्यापार को लेकर एक नई सहमति बननी शुरू हुई। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत यहीं से होती है। इस समझौते के बाद यूरोप के देशों ने टैक्स कम किए, सरकारी खर्च बढ़ाए। जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, सस्ती पूंजी बाजार में छोड़ी गई। इस पूरे घटनाक्रम के साथ ही शुरू होती है जापान की ऐतिहासिक ढलान
या लंबी मंदी। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जापान ने दूसरे विश्व युद्ध की दिशा बदल दी थी। हिटलर यूरोप को रौंद रहा था और जापान एशिया को। तबाही का चरम आने में देर नहीं लगी। जापान ने परमाणु हमले की विभीषिका झेली। अलबत्ता इस विनाश के बाद अगले दशकों में जापान ने दुनिया को चौंका दिया। परमाणु हमले के अपराध बोध से ग्रस्त दुनिया ने जापानी निर्यातों के लिए अपने बाजार को खोल दिया था। देखते देखते जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। (1955 से 1973 के बीच जापान की आर्थिक विकास दर 9% रही। 1990 की मंदी आने से पहले तक जापानी अर्थव्यवस्था औसत 5% की गति से बढ़ रही थी। जापान का मतलब ही हो गया था नई तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन। सोनी, मित्सुबिशी, होंडा, कैनन, निकॉन जैसी कंपनियां दुनिया में छा गईं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद केवल 3 दशकों में जापान दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन गया था। जापान दुनिया की आर्थिक ताकत जरूर था, लेकिन 1980 के दशक के मध्य से उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही थी। इसी बीच आ गया प्लाजा समझौता या प्लाजा अकॉर्ड। जापान को अमेरिकी बाजार में पहुंच बनाए रखनी थी, इसलिए उसने इस समझौते पर दस्तखत किए। इसके बाद डॉलर के मुकाबले येन की कीमत बढ़ने लगी। दांव उल्टा पड़ा था। जापान के निर्यात आधारित उद्योग लड़खड़ाने लगे। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए जापान के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें घटाई। बाजार में सस्ती पूंजी छोड़ी गई तो स्टॉक मार्केट में कंपनियों की कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई। अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट बाजार में जमीन और मकानों की कीमतें आसमान छूने लगी। यही वह बबल था, यानी संकट का गुब्बारा, जो बस फटने ही वाला था। जापान के केंद्रीय बैंक ने इस गुब्बारे को फटने से रोकने के लिए अचानक ब्याज दरें बढ़ा दी। अब संकट गहरा गया था। 1989 के अंत में शेयर बाजार टूटने लगा। 1992 तक जापान का शेयर बाजार 60% टूट गया था। प्रॉपर्टी की कीमतों में 70% की गिरावट आई और 1990 के पहले 2 सालों में जापान गहरी मंदी में धंस गया। कुख्यात जापानी डिफ्लेशन शुरू हो चुकी थी। दुनिया में इस पर लंबी बहसें चली हैं कि क्या प्लाजा समझौते ने जापान को गर्त में ढकेल दिया। अलबत्ता 1987 आने तक प्लाजा समझौते के सारे मकसद हासिल हो चुके थे। अमेरिका डॉलर को अब और कमजोर नहीं करना चाहता था। फ्रांस के लूवर में एक और समझौता हुआ और उसके बाद प्लाजा अकॉर्ड रद्द कर दिया गया। लेकिन तब तक जापान के दुर्दिन शुरू हो चुके थे। इसके बाद 30 सालों तक जापान की विकास दर 1 से 2% तक सीमित रही। जापान के केंद्रीय बैंक ने बार बार नीतियां बदली, कर्ज सस्ता किया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। इस बीच वहां की आबादी पर बुढ़ापा आ गया था। जापान जिस बाजार पर राज करता था उस पर चीन ने कब्जा कर लिया था। न तो जापान के लिए बाजार में मांग बढ़ी और न जरूरी महंगाई लौटी जिसका इंतजार जापानियों को अरसे से था। अब जापान में उपभोक्ता महंगाई दर 2% के करीब है। जापान का केंद्रीय बैंक लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। तो क्या महंगाई देखकर जापान खुश है? क्या जब दुनिया महंगाई और महंगे कर्ज में डूब रही है तो जापान को अपनी अर्थव्यवस्था के उबरने की उम्मीद बंध रही है? कहना मुश्किल है। जापान की इस महंगाई में ज्यादातर हिस्सा ईंधन और खाद्य की कीमतों का है। फिलहाल मांग नहीं बढ़ रही है और ना ही बढ़ रहे हैं कर्मचारियों के वेतन। डॉलर के मुकाबले येन कमजोर है। जापान अपनी जरूरत का 99% तेल आयात करता है। कमजोर येन महंगाई ला रहा है, बढ़ती हुई मांग नहीं। हालांकि जापान अभी ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। जापान की किस्मत तो देखिए, तमाम मन्नतों के बाद जब कीमतें बढ़ना शुरू हुई तो जो महंगाई मिली उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जापान समझ नहीं पा रहा है कि वह इस महंगाई पर खुश हो या इसे मुसीबत मानकर
अमेरिका और यूरोप की तरह ब्याज दरें बढ़ाकर इस महंगाई को रोकने की कवायद शुरू करे। यह था किस्सों का सिक्का। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे एक नए किस्से के साथ। आप देखते रहिए मनी 9। समझ है तो सहज है।